स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बुलेट सीरीज़ अपने दूसरे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, अर्थात यह इसका दूसरा वीडियो है। और इस समय हम आपको जर्नल टेस्ट में जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, उसके 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुविकल्पी, उसको हमने स्टार्ट किया और ये इसका दूसरा पार्ट है। हमारे चैनल के वीडियोस में आपको क्या खासियत देखने को मिलेगी, हम हर मतलब प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपका जनरल नॉलेज के प्रति जो डर है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 के माध्यम से उसका PDF भी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत और जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारे इन जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन, इसमें आपको जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका जो है ना बाय वन गेट वन फ्री वाला यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है? ताम्रयुग सभ्यता है कि लौह युग सभ्यता है कि अक्षयुगीन सभ्यता है कि कांस्य युगीन सभ्यता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही इस प्रश्न का क्या बनेगा, सही जवाब। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में प्रथम बार जो है कांस्य का प्रयोग किया गया था। अब देखिए, दो बातें सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग और याद कर लीजिए। पहला कि अब तक सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया है। कितने? 1400 केंद्रों को। ठीक है, जिसमें से भारत में 900 मतलब कि 24 केंद्र भारत में, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक बात इससे रिलेटेड और आप सब लोग याद रखिए कि यह जो मतलब सभ्यता है ये सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मतलब कि विस्तृत थी, मतलब फैली हुई थी। कभी कभी पूछा जाता है ना, तो ये आप याद रखिएगा कि ये सरस्वती नदी और उसके सहायक मतलब नदियाँ जो थी उसी के आसपास ये सभ्यता, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। आई होप कि इस प्रश्न से जो भी डाउट्स बनने चाहिए वो आपके क्लियर हैं और इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी को मिल गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपका क्या है कि निम्न में से आपका लिखा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है लोधी, दूसरा खिलजी, तीसरा मुगल और चौथा आपका तुगलक। तो देखिए आप सुल्तान मैंने पढ़ दिया कहा जाता है, जबकि यहाँ पर क्या नहीं कहा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका मुगल। जो मुगल शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। लोधी में जो भी शासक मतलब कि शासक रहते थे उनको मतलब कि सुल्तान बोलते थे। खिजली वंश में जो शासक होते थे उनको सुल्तान बोलते थे। तुगलक वंश में जो होते थे उनको भी सुल्तान बोला जाता था, लेकिन मुगल वंश के शासक सुल्तान नहीं कहलाते थे। एक बात और सुल्तान शब्द से आप याद करिए रखिएगा कि भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। समझ में आ रहा है? भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा मतलब कि प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से मतलब सम्मानित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, मानसी जोशी। तो इसमें आपका पहला नंबर जो आपका ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति मंधाना। इन्हीं को यह पुरस्कार मतलब मिला था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बात आप याद रखिएगा, आप चाहें तो मेरे मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से एक नोट्स भी बनाते चलें तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड बात क्या याद रखना है, स्मृति मंधाना ने मतलब कि 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 855 रन बनाए। ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपिन ने ये मतलब कि इस काम को अंजाम दिया था। लॉर्ड रिपिन जो है 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय थे। इनके बारे में आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके अधीन भारत में मतलब अधीन भारत में हुई बड़ी घटनाएं जो थी वो चौरा चौरी की घटना मतलब कि उसी उनके ही समय में हुई थी। स्वराज पार्टी भी इनके समय में हुई थी। ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। हमारा अगला है बंगाली सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो इस मतलब 5वें नंबर प्रश्न में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जबकि इसके 2 ऑप्शन और होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही बैठने वाला है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही बैठने वाला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब कि बी सही हो जाएगा। मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वो सन 1828 से 1835 रहा, और 1800 जो मतलब 33 के चार्टर एक्ट के तहत उन्हें भारत का पहला जनरल गवर्नर भी बनाया गया था। तो ये बातें भी आप इनसे रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, माइकल जैक्सन ने 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड वाइट के लिए ... एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था। तो इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था जो माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट सिंगल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आया। और एक बात ध्यान दीजिए, ओडिसी जो है पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य का एक नृत्य भी है। इसके बारे में ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, पुरुलिया छौ, दूसरा ऑप्शन है छाम, तीसरा मुख भौना और चौथा आपका पदयानी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही जवाब बन जाएगा, चाम, ठीक है। ये चाम सिक्किम का एक रंगीन नकाब पोश और वेशभूषा वाला नृत्य है जो बौद्ध त्योहारों और तिब्बती बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदायों से जुड़ा है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो चाम है, चाम नृत्य के कई प्रकार भी होते हैं, सुन चाम, बो चाम, मतलब इस तरह के हैं। तो आपको यहाँ प्रकारों पर नहीं जाना है, तो याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, नृत्य से संबंधित। 8वां नंबर है ... टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही सही हो जाएगा, बैरन। क्या, बैरन जो है ये भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहीं पर मतलब कि स्थित है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता है, उन्हें मतलब सदैव लावा निकलता रहता है, उन्हें जागृत ज्वालामुखी मतलब कि एक्टिव, कुल मिलाकर वो सक्रिय रहते हैं। चलिए अगला नंबर, भारतीय सेना के कर्मचारियों के जो नए उप प्रमुख के रूप में मतलब कि जो नए हैं उसमें किसने पदभार ग्रहण किया। तो अभी हाल ही में मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ते हुए हैं। तो ये आपका सही जवाब बन जाएगा क्या, मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहती के स्थान पर, ये भी ध्यान दीजिए, सीपी मोहती के स्थान पर भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर लिखा है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका मतलब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। मतलब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मतलब उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। इसी और एक बात ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जो है इसी को वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम चलेंगे, आपका 11वां नंबर प्रश्न लेंगे, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर आप थोड़ी सी साइंस पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा, जैसे जैसे आप अंतरिक्ष में जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है और हीलियम की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। तारे के भार में 70% जो है आपका हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, बाकी थोड़ा सा कार्बन होता है 1.5%, और नियान भी होता है, इसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है, ठीक है, और अदृश्य हो जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसको हम चंद्रमा की क्षयन अवस्था कहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको लेकर यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, चंद्रमा की क्षयन अवस्था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें कई ऑप्शन है, जिसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब कि इसी के मतलब कि द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्न को कम करना होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, निकास उत्सर्जन, रेडियोधर्मी उत्सर्जन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन। तो 14 नंबर प्रश्न में आपका जो सही जवाब यहाँ पर होगा वो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ठीक, क्या, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ये बात आप ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी शायद बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। क्योटो जो आपका प्रोटोकॉल है वो क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 6 जनवरी 2005 को जो है इसको लागू किया गया था। वर्तमान में इसमें 192 पार्टियां हैं और इस प्रोटोकॉल में है। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट भी गया था, तो ये बात आप यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, एक मिनट, सॉरी, हाँ 15वां नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या हुआ, आ चुका है, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा। वैसे भी सबको रटा होना चाहिए, आप सब लोग मतलब हमेशा तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अब प्रश्न है तो भाई बताना तो पड़ेगा। तो लिखा है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 2 साल 11 महीने 17 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 17 दिन यहाँ पर इसका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने जो है और 18 दिन यहाँ पर लिखा है। अब चूँकि 18 ऑप्शन में नहीं है, ठीक, 18 ऑप्शन में नहीं है, तो ज़बरदस्ती तो हम खिसिया कर लगा नहीं देंगे, तो इसलिए सही जवाब जो हम लोग मानेंगे वो आपका हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 17 दिन, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका 16वां नंबर, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके तहत स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी और ये वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का एक प्रभाग नहीं है। तो फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, और अगला है राष्ट्रीय विकास एजेंडा। तो 17 नंबर आपका जो डी नंबर आपका ऑप्शन होगा 17 नंबर में, ये आपका राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो है ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को हम लोग जो है NSS भी कहते हैं, तो ये जो आपका है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास एजेंडा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे मतलब क्या बोलते हैं। तो सबको पता होगा भैया, वो आपका तत्व बोला जाता है, ठीक है। तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मतलब सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि अणुओं को हम तोड़ सकते हैं और जो है शुद्ध पदार्थों को, यौगिकों को, इन सब चीज़ों को हम अलग अलग पदार्थों में तोड़ सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है अकशेरुकीय में शामिल नहीं है।
तो सबसे पहले मैं आपको अकशेरुकीय प्राणी की बात बता देता हूँ कि कहते किसे हैं। तो देखिए उन प्राणियों को जो है आप मतलब कि कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है, ठीक है, और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होता है। तो ये मतलब आपका जो है परिभाषा के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो कशेरुक प्राणियों के अलावा सभी मतलब कि सभी प्राणी आ जाते हैं। अकशेरुक प्राणियों में कुछ अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो कीट, केकड़ा, झींगा, मतलब कि घोघा, ऑक्टोपस, ये सारे मतलब कि आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप जो हैं ये आपके कशेरुक होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सरीसृप क्या होते हैं, ये आपके कशेरुक होते हैं। इसलिए यहाँ पर सरीसृप जो होंगे, स्तनपोषी जो होंगे, ये सारे जो हैं कशेरुक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। मछलियाँ भी आ जाएंगी, शार्क मछली भी आ जाएगी कशेरुक के अंतर्गत। ये सब लोग, ये बातें आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीके बनर्जी जो थे वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मतलब फुटबॉलर थे, ठीक है। तो इस मतलब बुलेट सीरीज का ये जो दूसरा स्टेशन का मतलब कि ठहराव था वो यहीं तक था। अब नेक्स्ट मतलब कि वीडियो में हम तीसरे स्टेशन का वीडियो ले आएंगे, मतलब तीसरा पार्ट इसका लाएंगे। और अगर हमारी ये बुलेट सीरीज़ आप सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको मतलब शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तुरंत जाकर इसका PDF हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल से तुरंत आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।